बीजेपी का महामंथन 2023 के लिए चिंतन। उपचुनाव में हार की हताशा से उबरने की कोशिश। बीजेपी ने 7 नेताओं को कराई पार्टी ज्वाइन। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी नेता बोले, पार्टी से जुड़ने वालों की कमी नहीं। बीजेपी का संदेश, 2023 में जीत का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और मैं आज कह रहा हूं कि ये जो उपचुनाव है, यही उपचुनाव की इन्हीं सीटों पर 23 में हम बहुत मजबूती से जीतेंगे। प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने उपचुनाव में हार को स्वीकारा। 1-2 उपचुनाव से जीत हार तय नहीं होती, उसके कई कारण होते हैं। अरुण सिंह बोले, जरूर हुई टिकट वितरण में चूक, तभी हारे चुनाव। एक तो थोड़ा सा कैंडिडेट सिलेक्शन में थोड़ी हमसे चूक हुई है, हमको मानना पड़ेगा। निराशा के माहौल में बीजेपी में उत्साह संचार करने की कवायद। क्या नए नेताओं की एंट्री से बीजेपी होगी मजबूत? चिंतन से दूर होगी चिंता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। विपक्ष को सबसे ज्यादा किस मुद्दे पर मंथन की जरूरत है? क्या इस पर कि उपचुनाव में 2 सीटों पर क्यों हारे, या इस पर कि चुनाव में 2 साल रहते 200 सीटों की तैयारी किस तरह से की जाए? पार्टी में 2 गुटों की बात जगजाहिर है और इसमें 2 मत नहीं है कि इस पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बहरहाल हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है और भाजपा के बारे में चूंकि कहा जाता है कि वो विपक्ष की भूमिका में सबसे दक्ष राजनीतिक दल है, तो इस कमजोरी का भी पार्टी को अंदाजा होगा। बहरहाल प्रदेश की सियासत पर जब बात हो और पक्ष विपक्ष की बात चले तो इन सवालों पर चर्चा लाजमी है, और खासतौर पर उपचुनाव के बाद कि भाजपा के लिए उपचुनाव के परिणाम का सबसे बड़ा सबक क्या है। क्या पार्टी में वंशवाद से परहेज जैसे प्रयोग जारी रहेंगे, और गुटबाजी और खींचतान मिटाने पर मंथन कब होगा? मुकेश पारिक साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आरसी चौधरी साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। मुकेश पारिक साहब, मंथन से पहले, मंथन के बाद, उपचुनाव में हार पर आप मंथन करते हैं और बयान आप ये देते हैं कि सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है, हार भी और ये वार भी। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। उपचुनाव की जब हम बात करते हैं, ये सही है कि उपचुनाव में 2 सीटों पर हमारी हार हुई है, लेकिन उपचुनाव को हम हमेशा, जो हमारा मेन चुनाव होता है, दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होती है। उपचुनाव में जो हमारी हार का प्रमुख कारण रहा है, ये सब जानते हैं, और आप चूँकि मीडिया से हैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो वोट्स का डिवीज़न है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट्स का डिवीज़न हुआ। हमारे जो 3 उम्मीदवार थे, उनमें तीनों में डिवाइड हुआ। 2 हमारे बीजेपी के बागी थे, 1 हमारे बीजेपी के उम्मीदवार थे। इसी प्रकार दरियावद में जो कांग्रेस की जहां पर जीत हुई, उसमें बीटीपी के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, अब ये एक चूंकि चुनाव में एक समीकरण होता है, उपचुनाव था। इस उपचुनाव में ये जनता अच्छी तरीके से जानती थी कि ना तो इससे हमारी कोई विपक्ष की भूमिका पे फर्क पड़ने वाला था, ना कोई कांग्रेस की सरकार बनाने की भूमिका पर। तो ये वहाँ का एक स्थानीय स्तर का चुनाव होके रह गया, जिसको आप प्रदेश स्तर के आईने से देखना उचित नहीं होगा। वहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने उम्मीदवार को किस रूप में देखा हो, वहाँ की लोकल परिस्थितियों का क्या हो रहा हो, लेकिन इसका जो सब में बड़ा मुख्य अगर कोई कारण नज़र आता है तो वो हमारा जो वोट्स का डिवीज़न है, उसके कारण एक हार का हमको सामना करना पड़ा। पारिक साहब, चुनाव से पहले करीब 1 महीने पहले भी आपने यूँ ही डिबेट की होगी इसी मुद्दे पर। तब आप लोग मुद्दों की बात करते थे, तब आप प्रदेश की बात करते थे, तब कानून व्यवस्था की, महंगाई की, बेरोजगारी की, तमाम चीज़ों की बात करते थे।
और कई बार जो विश्लेषक हैं उन्होंने आपको बताया, आपको कहा, कहने की जरूरत नहीं होती, राजनीतिक दल अपने आप सब समझते हैं, लेकिन आपको इस बात को उन्होंने याद दिलाया कि टिकट वितरण ही सबसे महत्वपूर्ण होगा और खासतौर पे उपचुनाव में तो होता ही है, आप खुद भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस लेवल पर ये चूक हो रही है तो चिंता की बात नहीं है क्या? सिर्फ इतना संतोष ले लेना मन में कि वोटों का डिवीजन हो गया इसलिए हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन जो 2 सीटों से, ना उनको कोई खास फायदा हुआ ना हमको कोई खास नुकसान हुआ। देखिए, हमने हार को बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया। हमारे आज माननीय प्रदेश के जो प्रभारी हैं उन्होंने भी ये कहा है। लेकिन जो विषय है, जो आपने आज विषय रखा है, इसका मुख्य चुनाव से इन उपचुनावों पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला और ना ही इन चुनावों में कांग्रेस की विजय कोई कांग्रेस के अच्छे कामों पर मोहर नहीं है। कांग्रेस किस प्रकार से, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है, कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस है इस सरकार में, किस प्रकार से चाहे लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ी है, जिस प्रकार से यहाँ पर बेरोजगारों में आक्रोश है, यहाँ जिस प्रकार से आप देखिए डेवलपमेंट एक तरीके से ठप हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं, तो आप ये कह देना कि इस उपचुनाव में सरकार की उपलब्धियों के कारण सरकार की जीत हुई है, ऐसा मानना बिल्कुल अनुचित है। इसमें जीत होने का सिर्फ और सिर्फ कारण वोटों का डिवीजन, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट्स थे वो बटे, उसमें कहीं ना कहीं चूक चाहे हमारी उम्मीदवार को लेके हुई हो, चाहे हमारी चूक रणनीति को लेके हुई हो, लेकिन उसको कांग्रेस की अगर सरकार की सफलता को आंका जाए तो वो बिल्कुल गलत होगा। चौधरी साहब बताइए, मुकेश पारिक जी ने जो कहा सुना ना आपने कि ये 2 सीटों की जीत है, स्थानीय जो समीकरण है उनकी जीत है, सरकार की जीत नहीं है, सुशासन के ऊपर मुहर नहीं है, और 2023 की जो आपकी चिंता है उसको ये कम नहीं करती। जेपी शर्मा जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व में मुझे लगता है कि चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस राजस्थान के अंदर जब से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार बनी है, उस सरकार बनने के बाद में 8 उपचुनाव है, उन उपचुनाव के अंदर 6 उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी विधायक के तौर पे विजय हुई। एक पार्टी जहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित आरएलपी का साथी जीत के आया था, और दूसरा एक अन्य बीजेपी के साथी जीत के आए थे। जहां पे हमारा 40,000 का डिफरेंस था वो 5,000 पे आ गया था किरण महेश्वरी जी की बेटी दीप्ति महेश्वरी जी के यहाँ पे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये जो जीत है वो जीत हमें जनता को सरोकारिए, जो जनता हमें और ये जवाबदेही तय करती है कि आपको और ज्यादा शीश झुका के जनता की सेवा करनी है, हम इसको इस रूप में लेते हैं। और इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि जनता हर बार हमें और ज्यादा आशीर्वाद देके और सशक्त तरीके से होके और काम करने के लिए मजबूती देती है। निश्चित रूप से मुकेश जी ने कहा कि सरकार का ना तो इससे सरकार बनती है और ना कोई विपक्षी चीजें होती, लेकिन राजस्थान के अंदर सशक्त विपक्ष की भूमिका जिस भारतीय जनता पार्टी को निर्वहन करना था, वो आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका का निर्वहन करने में असफल रही। भारतीय जनता पार्टी से 25 सांसद जीत के गए जेपी शर्मा साहब, एक भारतीय जनता पार्टी समर्थित था, आरएलपी का सांसद था। इस देश के अंदर किसान का मुद्दा हो, युवा का मुद्दा हो, उस युवा के मुद्दे पे उस आरएलपी के सांसद ने वहां से भारतीय जनता पार्टी से अपना जो समर्थन था वो वापस लिया। आज वो आरएलपी नंबर 2 पे आती है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि हमने जो टिकटों का जो वितरण है उसकी जामनी जब्त हो जाती है, ये करें वोटों का विभाजन हो जाता है। जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, जो विचारधारा की जो बात करती है, पन्ना प्रमुख की बात करती है, इसलिए यह इनका अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन हम इतना जरूर सोचते हैं कि राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए, वो 25 सांसद राजस्थान की जनता की मुद्दों की आवाज तो नहीं उठा सके, लेकिन आज समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा। हमारे जो राज्यपाल हैं उन्होंने जाके केंद्र की सरकार के पास में, अमित शाह जी के पास में कहा कि जो लंबित रेल परियोजनाएं हैं, जो जल जीवन मिशन के अंदर है, तमाम जो मुद्दे हैं उन्होंने रखे कि राजस्थान के हित के अंदर आपको ये निर्णय करने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन होती है, हमारे नेताओं ने यही सिखाया। हम जनता ने जो हमें जनादेश दिया है, जो हमारे पे स्नेह दिया है, जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, हम जनता के सामने और विनम्रता से और बड़े सशक्त तरीके से, पारदर्शिता से लोगों की सेवा करेंगे।